न्यूयॉर्क में 23 तारीख से 26 तारीख तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वां अधिवेशन हुआ, जिसमें दुनिया के तमाम मुल्कों की तरफ से उनके लीडर्स पहुंचे। ये बड़ा अहम था। यह अधिवेशन बड़ा अहम था और कई मायनों में यह हिस्टोरिकल भी रहा। हिस्टोरिकल इन द सेंस कि इसमें बहुत सारे देशों ने फ़लस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी। फ़लस्तीन की बात हुई। नेतन्याहू जब एड्रेस करने के लिए खड़ा हुआ तो वहाँ जो देश थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बाहर निकल गए। लगभग सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव नेतन्याहू के एड्रेस करते वक्त बाहर निकल गए थे और खाली चेयर्स को नेतन्याहू ने फिर एड्रेस किया। वर्ल्ड लेवल पर इसराइल पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है, मगर ताकतवर है। वो ताकतवर है इसलिए अपनी ताकत के ज़ोर पर जो चाहता है करता रहता है। उसकी ताकत अमेरिका है और यहूदी लॉबी है। एक और बहुत बड़ा जो यहाँ पर चीज़ें थी, उसमें बड़ा अहम डेवलपमेंट था। पहली बार पाकिस्तान को यूएन के अंदर इतनी इम्पोर्टेंस दी गई। साइड लाइन में मीटिंग्स हुए, महासभा अधिवेशन के बाद, स्पीचेस के बाद अलग से मुलाकातों का दौर हुए, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने 23 मीटिंग की अलग अलग। मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों से भी मीटिंग थी। जिसमें 8 मुस्लिम मुल्कों के सरबराह थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों से अलग से बातचीत की और वो बातचीत थी गाज़ा को लेकर के। लेकिन यहाँ जो फॉर्मेशन थी, जो लोग बैठे हुए थे ट्रंप के साथ, उनकी तस्वीरें अगर आपने देखी हो तो ट्रंप के बिल्कुल बराबर बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान और बाकी लोग दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी हैं, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कुल मिलाकर के 8 मुल्कों के सरबराह थे। यहाँ जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बात ये है कि देखें, ट्रंप ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो दी है मिडिल ईस्ट के मुल्कों को। क्या अभी तक आपने कुछ नहीं किया? गल्फ़ के मुल्कों को, जो अरब मुल्क हैं, फ़लस्तीन के लिए आपने कुछ नहीं किया है। हर बार आप हमारे ऊपर डाल देते हो कि आप करिए, और अब हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे कुछ भी। अब करिए आप। 21 नुकाती 21 पॉइंट्स प्रोग्राम ट्रंप ने यहाँ पेश किया मुस्लिम मुल्कों के सामने। जिसमें गाज़ा को लेकर के तमाम बातें मौजूद हैं। रीबिल्ड करना है उसको, वहाँ की सिक्योरिटी का है, वहाँ खुराक पहुँचाने का मामला है, दवाइयों के हैं, तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कायम करना है। इस 21 पॉइंट्स में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो दी गई है पाकिस्तान को।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो पैक्ट हुआ है, हमने बताया था अपनी जो रिपोर्ट्स पहले हमने की कि वो पहले से सब मशवरे हो चुके थे। या अचानक कोई डील नहीं हुई थी। जो पैक्ट हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ था कि कतर के ऊपर हमला किया और जिसके बाद पाकिस्तान को आनन फानन में बुला करके सऊदी अरब ने अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए समझौता कर लिया। ऐसा नहीं, वो चल रहा था, पहले से प्रोसेस में था और अचानक से ऐसा कुछ हुआ कतर के साथ। उसी वक्त में ये पैक्ट भी हुआ, तो उसमें चीन, रूस और अमेरिका सब शामिल हैं। देखिए, अमेरिका बहुत बार अपने साथियों से इंसान परेशान होता है। अमेरिका परेशान है नेतन्याहू से। आपने ध्यान दिया होगा कि नेतन्याहू को गाली बक दी थी उन्होंने, ट्रंप ने। जिस वक्त ईरान के साथ जंग हुई थी इसराइल की और सीज फायर का मामला चल रहा था, तब गाली बक दी थी उन्होंने। और भी कई मौक़ों पर इसराइल को वो बहुत सख्ती के साथ तंबीह कर चुके हैं, मगर इसराइल को ये मालूम है कि हमारी जो लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी, वो बहुत मजबूत है और वो सब बैलेंस कर लेगी। ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन 4 दिन के लिए, फिर बाद में वो सब ठीक हो जाएगा। ट्रंप भी नहीं जा सकते या अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट नहीं जा सकता बाहर, इसराइल को ये मालूम है। अब उन्होंने अरब के मुल्कों को जिम्मेदारी दी है कि आप करिए, और उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा रोल दे दिया है। और सेंट्रल एशिया के हवाले से बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी गई है, जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी के महीने में अमेरिका गए थे। तब से अब तक पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तीसरी बार वाइट हाउस जा चुके हैं। ये भी हिस्टोरिकल है। ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू के बाद सबसे ज़्यादा बार वाइट हाउस जाने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने देखा होगा किस बेतकल्लुफ़ी के साथ फ्रीली होकर के ट्रंप की बातचीत हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे वहाँ, क्योंकि उन्हें मालूम था, अंदाज़ा था कि ट्रंप जब भाषण देंगे तो वो फिर सीज फायर की बात होगी वहाँ। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी सीज फायर पर कुछ बोल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की लॉटरी लग गई है, कह सकते हैं, जैसे कोई मटके का नंबर खुल जाए किसी का। बहुत अहमियत बढ़ गई है पाकिस्तान की, उसका जो रोल है अब वो काफ़ी बढ़ चुका है। और दुनिया की जो 3 महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका, रूस, चीन, तीनों के साथ उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम हो चुके हैं। बहुत ही गहरे रिलेशन या अच्छे रिलेशन आपस में हो चुके हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। चाइना के साथ उनके हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। रूस के साथ भी, रूस के प्रेसिडेंट का बयान था अभी कुछ दिन पहले कि वो पाकिस्तान को एक अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर की हैसियत से देखते हैं। और रूस को, जो कि सेंट्रल एशिया से होकर के पाइपलाइन तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इधर से जो आनी है रशिया से पाकिस्तान की तरफ, वो भी देख रहे हैं। अमेरिका देख रहा है पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल, जो बलूचिस्तान, खैबर वगैरह के इन इलाकों में बताए जाते हैं, जो पाकिस्तान $2 बिलियन के लिए IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, कभी चीन के पास, कभी सऊदी अरब के पास, कभी UAE के पास भटकता फिरता था, आज उसके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। 500 मिलियन अमेरिका इन्वेस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर।
रेयर अर्थ मटेरियल की खोज में। अब कुछ न कुछ तो तस्वीरें सैटेलाइट वगैरह से जानकारियाँ अमेरिका ने हासिल कर ली होंगी, तभी ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। 100 बिलियंस से ज़्यादा सऊदी अरब इन्वेस्ट करना जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ग्वादर पोर्ट में। चाइना के साथ उसकी अनलिमिटेड भागीदारी है, रूस के साथ पार्टनरशिप बढ़ रही है। हम जब इस ग्लोबल सीन में भारत को देखते हैं तो पाते हैं इसराइल के जैसा, जहाँ नेतन्याहू अकेले चेयर्स को एड्रेस कर रहे हैं यूएन में। सारे लोग जा चुके हैं, अकेले वो खुद बोल रहे हैं और खाली चेयर हैं सामने। ऐसा ही सीन हम देखते हैं भारत के लिए भी, कि भारत के साथ कोई है नहीं इस वक्त। अमेरिका के साथ ट्रेड डील हमारी नहीं हुई है। अमेरिका ने उठा करके 100% टैरिफ लगा दिया जेनरिक की जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर। मालूम हुआ एक ही दिन में शेयर बाज़ार 850 अंक से ज़्यादा नीचे गिर गया। अरबों रुपए इन्वेस्टर्स के डूब गए शेयर बाज़ार में। हाँ, अमेरिका प्रेशर बनाया हुआ है भारत के ऊपर, और इसके लिए वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को भी। नेतन्याहू को कंट्रोल करने के लिए भी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के साथ टाइज कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हो जाए साइन, ताकि नोबेल पीस प्राइज़ जो ट्रंप को चाहिए, ईरान के साथ अगर समझौता हो जाता है तो फिर वो एक बहुत बड़ी डील होगी। और ये पाकिस्तान चीन के मार्फत करवा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो पैक्ट हुआ है वो चाइना, रशिया और अमेरिका ने करवाया है। चाइना कहेगा पाकिस्तान से कि आप ईरान को बात करो, और हम ईरान को समझा दे रहे हैं और मैनेज करके अमेरिका के साथ करा दें आप ये डील। तो मुमकिन है कोई समझौता आपस में हो जाए। ईरान को भी वो आइसोलेट नहीं होना चाहेगा कैसे भी, उसके ऊपर बेहद कितने सारे सेंक्शन है, 40,000 से ज़्यादा सेंक्शन हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो है गाज़ा। 7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा में जो जंग चल रही है, ट्रंप ने कह दिया है, हाथ खड़े कर लिए, हम कुछ नहीं करेंगे, अब करिए अरब के मुल्क। और जो ये टाइज हुई है, पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, उसको भी लेकर के थोड़ा समझा दें आपको। फौरी तौर पर कुछ नहीं होने जा रहा है। जैसा ये अक्सर हम देख रहे हैं खबरों में, वीडियोज़ में, उससे मालूम हो रहा है जैसे अभी पाकिस्तान की फ़ौज जाकर के सऊदी अरब का पूरा दिफाई या सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो संभाल लेगी। नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी एक ब्रिगेड भी नहीं हटा सकता जहां उनकी डिप्लॉय है। उनके पास जो फ़ौज है उसमें से नहीं बेच पाएंगे वो भी, तो नई भर्तियां करनी पड़ेगी। नई भर्तियां करने के बाद ट्रेन करने पड़ेंगे लोग, और ट्रेनिंग देने के में वक्त लगेगा। हाँ, अब एक फ़ायदा हो गया पाकिस्तान को, वो है पैसे का। हार्डवेयर सऊदी अरब के पास मौजूद है। सऊदी अरब के पास सेना नहीं है, क्या करेगी उस हार्डवेयर का? चला ही नहीं सकते उन हथियारों को, उन हवाई जहाज़ों को। तो पाकिस्तान के लिए रोल बढ़ गया सऊदी अरब में, और वो अपने यहाँ अपने नागरिकों को, क्योंकि सऊदी अरब के जो लोग हैं उनके पास दौलत है, ऐशो आराम में पले बड़े हैं, उन्हें जंगों से, लड़ाई झगड़े से क्या मतलब, जो जा कर के वो हवाई जहाज़ उड़ा करके गोलाबारी करें या मोर्चे पर अपनी जान दें। इस काम के लिए पाकिस्तान में नफरी बहुत है, पॉपुलेशन वहाँ बहुत है, तो पाकिस्तान नई भर्तियां करेगा, ट्रेनिंग देगा अपने लोगों को, और फिर डिप्लॉय करेगा उनको। और डिप्लॉय वो यमन के साथ जंग करने के लिए नहीं करेगा, जैसा हमारे यहाँ खबरें दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान फंस गया और यमन के साथ जंग करना पड़ेगी। बिल्कुल नहीं करेगा।
पाकिस्तान का जो रोल है वो रहेगा अब गाज़ा में। सऊदी अरब पैसा देगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान अपनी फ़ौज बना करके सऊदी अरब देगा और सऊदी अरब के साथ मिल कर के अरब के मुल्क ईरान, तुर्की, कतर, बहरीन, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया और भी मुल्क, ये सब मिल कर के गाज़ा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। ट्रंप ने साफ मना कर दिया, हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब अगर अरब के मुल्क सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर इसराइल जो कुछ कर रहा है वो करता रहेगा और पूरा एनेक्स कर लेगा, वो अपने आप को कब्जा कर लेगा पूरे मुल्क पर। तो अब ये अरब के मुल्कों को करना ही पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल होगा। और हम जो देख रहे हैं वो आइंदा ये हो सकता है कि कतर भी और ओमान, बहरीन, यूएई, ये लोग भी इस पैक्ट में शामिल हो जाएं, ये मुल्क भी शामिल हो जाएं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पैक्ट हुआ है। आगे चल के और भी मुल्क हो सकते हैं। तो यहाँ से पाकिस्तान एक ग्लोबल पावर बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो मुस्लिम मुल्कों का एक खलीफा, जैसा खिलाफत पहले तुर्की के पास थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों का नया खलीफा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तुर्की की सेना बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान से बड़ी और मजबूत सेना है और न्यूक्लियर पावर नहीं है उसके पास। तुर्की को इस पर खदशात हो सकते हैं, ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। अब पाकिस्तान के संबंध आपस में बहुत अच्छे हैं तुर्की के साथ। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अज़रबैजान और तुर्की और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। तो तुर्की को बैलेंस कैसे करना है वो पाकिस्तान कर लेगा अमेरिका की मदद से। आपने जो हमने कहा तस्वीर देखी होगी, इसमें फॉर्मेशन तैयब अर्दवान बैठे हुए हैं बराबर में ट्रंप के। सीटिंग अरेंजमेंट आप देखेंगे, उससे ही मालूम होता है किसकी कितनी अहमियत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बहुत कुछ खो दिया है। हम जंग में इसराइल के साथ, जो फ़लस्तीन की जंग चल रही है, गाज़ा की जंग चल रही है, हम इसराइल को हथियार बेचते रहे मासूम बच्चों के कत्ल के लिए। इसराइल ने उन हथियारों से 2-2, 3-3, 6-6 महीने के बच्चे और औरतें और मर्द तमाम सब तहस नहस कर दिए, कत्लेआम किया उनसे। हम क्या कहते हैं, अब भी हमारे जयशंकर साहब विदेश मंत्री ने भाषण दिया संयुक्त राष्ट्र में, वो टेररिज्म से बाहर नहीं निकल रहे हैं बिल्कुल भी। आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, पता नहीं कौन सा आतंकवाद है दुनिया में। टेररिज्म इज ए टूल। ये मिलिट्री पॉलिसी के तहत आतंकवाद होता है। और जयशंकर साहब अभी भी आतंकवाद पर ही घिरे हुए हैं। वो दुनिया में जंगें जो चल रही हैं, जंगों को लेकर के बिल्कुल बेफिक्र हैं। ऐसी सरकार और ऐसे विदेश मंत्री आपको भारत में कभी नहीं मिले होंगे पहले, जो विजन नहीं है जिनके पास। आप आज के एरा में ये बोलते हैं दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, जबकि दुनिया में तबाह करने वाली जंगें चल रही हैं। रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है 24 फरवरी 2022 से। लाखों लाख लोग मारे जा चुके हैं वहाँ पर, लाखों लाख लोग माइग्रेट करके जा चुके हैं। भयानक तरीके की तबाही यूक्रेन में हुई है। एक तरफ रूस है, रूस के साथ चीन है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और भी मुल्क हैं। दूसरी तरफ दुनिया के 82 मुल्क हैं। एक बड़ी जंग, दुनिया में बड़ी जंग चल रही है और हम कह रहे हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। हम आतंकवाद पे फंसे हुए हैं अभी तक।
हम चीज़ों को वर्ल्ड वाइड नहीं समझ, या हम देख रहे हैं जानबूझ करके उस पर खामोशी बनाए रखना चाहते हैं ताकि हमें कुछ ना करना पड़े, बस हो जाए उसका हम क्रेडिट ले लें, हमने कर दिया, ये कुछ हो जाए अच्छा कहीं तो उसमें हम देखा हमने कर दिया, ठंडा कर दिया, गर्म कर दिया, मिठा दिया, ठोक दिया, इस तरह के क्रेडिट हम ले लें। गाज़ा में जंग चल रही है, गाज़ा में तबाही मचाई है बुरी तरह से इसराइल ने, और हम भारत से हथियारों की सप्लाई जाती रही है। अब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अब देखें दुनिया में उसकी बड़ी अहमियत हो गई। 3 सुपर पावर दुनिया की उसके साथ स्ट्रेटेजिकली उसके अलाई हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन उसके साथ कारोबार करने को तैयार है पाकिस्तान के साथ। ट्रंप ने टैरिफ लगाए भारत के ऊपर, 50% टैरिफ लगाया, पाकिस्तान पे 15% या 19, ऐसा है, 15 और 19%। हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरह से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती, इस तरह से देश नहीं चलते हैं। हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, और वो था मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, और जो सेना वहाँ होगी, देखें अब जैसे आप नेटो को देखेंगे, नेटो के मुल्कों को देखें, जर्मनी की क़यादत में, लीडरशिप में फ्रांस कभी जंग नहीं लड़ेगा। फ्रांस की लीडरशिप में ब्रिटेन की फोर्सेस कभी जंग नहीं लड़ेंगी। ब्रिटेन की लीडरशिप में जर्मनी की फोर्सेस जंग नहीं लड़ेंगी। अब नेटो बना, सब ने अपना लीडर किसको बना लिया? अमेरिका को। अमेरिका की लीडरशिप में सारे मुल्कों की फ़ौज अब लड़ेंगे। लीडरशिप की क्राइसिस ख़त्म हो गई अमेरिका के लीडर हो जाने पर। यहाँ पर भी जो ये शुरुआत हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के पैक्ट से, तो इसमें लीडरशिप सऊदी अरब चाहेगा मेरे हाथ में हो, ईरान चाहेगा मैं लीडर रहूं, तुर्की चाहेगा मैं रहूं, लेकिन लीडरशिप ये जो 3 सुपर पावर बैठे हुए हैं वो दिलवाएंगे पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी एक फ़ौज है जो ताकतवर फ़ौज है, तजुर्बेकार फ़ौज है, और न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास मौजूद है। और इन सबसे कहेंगे कि आप पाकिस्तान में करिए इन्वेस्ट, और पाकिस्तान को पैसा दीजिए, और मुल्कों की, मुस्लिम मुल्कों की फ़ौज जमा होकर के, इकट्ठा होकर के वो जाएगी गाज़ा में पीस कीपिंग फोर्स की हैसियत से। अब यहाँ देखना ये होगा क्या इसराइल जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो अपने पास रखेगा या इनको देगा। दो 2005 में एरियल शरोन ने फ़लस्तीन के अंदर से इसराइली फ़ौजों को बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो बॉर्डर पर उन्होंने तैनात कर दिए, पूरा इलाका सीज कर दिया इस तरह से। अब क्या वही सिचुएशन रहेगी? क्योंकि गाज़ा में बहुत वक्त लगेगा, उसको दोबारा से रिबिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा, और कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने में भी बहुत वक्त लगेगा। वहाँ कुछ है नहीं, खंडर है, पॉलिटिक्स भी ख़त्म है। एक PLO फ़लस्तीन अथॉरिटी महमूद अब्बास वाली, वो भी उसकी कोई हैसियत नहीं है, बस एक नाम मात्र की कोई अथॉरिटी है। हमास का भी बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसराइल आज तक अपने बचे हुए 48 जो बंधक हैं उनके भी पता नहीं कर पा रहा है कहाँ पर हैं।
लेकिन अब उम्मीद है कि वो जल्दी छूट जाएंगे। जो 21 नुकाती एजेंडा ट्रंप ने सौंप दिया है इन 8 मुल्कों को, क्या अब आप करिए गाज़ा में शांति। हम तो नहीं कर पा रहे, हमारे बस का नहीं, आप हमसे उम्मीद मत रखिए कि हम जा कर के पैसा खर्च करें और हम अपने सैनिक भेजें, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अब आप करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और इसराइल को भी रोकेंगे। तो ये बड़ा रोल अमेरिका और बाकी जो दुनिया की ताकतें हैं वो दे रही हैं पाकिस्तान को। भारत बहुत पीछे रह गया क्योंकि भारत गलत हाथों में है। तो आरएसएस है, आरएसएस कोई ये इंटेलेक्चुअल्स का गैंग वो नहीं है, कोई संगठन। ये माफियाज हैं, क्रिमिनल्स की तरह काम करने वाले, अदृश्य होकर के, न दिखाई देने वाले। इनका कोई अता पता नहीं है लेकिन नहीं है। सबको मालूम है ये है, ये है, लेकिन वो है नहीं। क्योंकि यहाँ हमारे सिस्टम ने, हमारी सरकारों ने, हमारी एजेंसियों ने, हमारी अदालतों ने कभी उनसे पूछा ही नहीं आप कौन हो, क्या हो, आइए बताइए। आरएसएस का पूरा चिट्ठा लाइए, रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, तमाम चीज़ें हमें दीजिए, ऑडिट करा करके रिपोर्ट दीजिए, बैंक खाते कहाँ हैं वो दीजिए। है ही नहीं कुछ। देश गलत हाथों में चला गया और अब देश बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां विदेशों में हम नहीं हैं और देश के अंदर एक तरह से भूचाल आया हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन, दो साल से ज़्यादा हुए मणिपुर में, वह हिंसा ख़त्म नहीं हुई पूरी तरह से अभी भी। लद्दाख में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बेंगलोर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूपी में तो खैर मौलाना को पता नहीं है किसकी सरकार है, इस मौलाना को नहीं पता किसकी सरकार है। और गजबे हिंद नहीं होगा, यहाँ कौन गजबे हिंद? मुख्यमंत्री मोदी, वो योगी जब बोलते हैं गजबे हिंद, ऐसा लगता है जैसे गाजर का हलवा बना दिया उन्होंने। गजबे हिंद को गजबे हिंद, जब खैर हम ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है भारत बहुत पीछे रह गया। अमेरिका ने इस वक्त इतना दबाव डाला हुआ है, हमारे पास रास्ता नहीं मिल रहा, हम भागे भागे गए चाइना के पास। वो चाइना लद्दाख में ज़मीन गिर के बैठा हुआ है, हम उसी की के शरण में पहुंच गए कि बचा लो। फिर अब हम अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं। अब ट्रेड एग्रीमेंट होना था, नहीं हुआ। पीयूष गोयल वापस आ गए। सिर्फ एक खाका कोई तैयार हुआ, लेआउट तैयार हुआ, अभी एग्रीमेंट का कोई आता पता नहीं है। अच्छा, चीज़ें बाहर आ जाती हैं, हम जैसे को मालूम है कि लेआउट तैयार हो गया। ये इतनी टॉप सीक्रेट चीज़ें होती हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। देखें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को, आप देखें कितने भव्य दिव्य विशाल विराट उनको वेलकम मिल रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का।